हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ये आप लोग का सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर 2 है। ये इसका एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा, जिसमें से 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 75 नंबर का आपका मेन एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वह बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स पर है। हम लोग इस चैप्टर में बिजनेस का, ट्रेड का, इंडस्ट्री और कॉमर्स का फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव्स है और फंक्शन है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस क्या होता है ये हम लोग जानेंगे कि डेफिनेशन क्या है बिजनेस का। मैक्टन के अनुसार बिजनेस का डेफिनेशन दिया है, व्यावसायिक शब्द से आज से पारस्परिक हित के लिए वस्तु, द्रव्य और सेवाओं के विनिमय से है। द टर्म बिजनेस मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक्टिविटी अगर हम लोग करते हैं सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर कुछ आर्थिक एक्टिविटी मतलब आर्थिक क्रिया होना चाहिए, मतलब आप बोलिए कि पैसा का लेन देन करना, कुछ सामान खरीदना, सामान बेचना, ये हम लोग बिजनेस, व्यवसाय के अंतर्गत करते हैं। जब भी हम लोग कोई व्यवसाय करते हैं तो क्रय विक्रय का बात जरूर आएगा, और ऐसा क्रय विक्रय का करने का मतलब ये होता है कि आप उसमें कुछ लाभ कमाने के उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ खरीदे, 10 रुपया में एक पेन खरीदे और 10 रुपया में बेच दिए, यहाँ लाभ कमाने का कोई उद्देश्य नहीं था, तो ये बिजनेस नहीं होता, ये व्यवसाय नहीं होता है। व्यवसाय का मतलब क्या है, आप उसके पीछे मोटिव होगा कि हम यहाँ से कुछ लाभ कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तभी हम लोग बिजनेस बोल सकेंगे। तो हाँ, एक LH हैने के अनुसार डेफिनेशन है, व्यवसाय का अर्थ उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। कोई भी एक्टिविटी आप करो, आप सर्विस प्रोवाइड करो, आप कुछ सामान बेच रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कुछ मुनाफा हो सके, कुछ प्रॉफिट हो सके। तो ऐसा काम अगर आप कुछ कर रहे हैं और आप जानते नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, अनजान है कि आप क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, अपना व्यवसाय चला रहे हैं, इसको बिजनेस बोलते हैं। वे संपूर्ण मानवीय क्रिया, आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के लिए की जाती है। मतलब आप कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिससे कोई प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हो, तो ये बिजनेस है, व्यवसाय है, ठीक है। तथा जिनका उद्देश्य अपनी सेवाओं द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाना है। जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, जो भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट कमाना है, तो सर्विस दे रहा है किसको? सोसाइटी को। लोगों के लिए कुछ सामान बनाना, लोगों के लिए कुछ सर्विस देना, ये बिजनेस ही है और ये सोसाइटी के लिए ही हम लोग करते हैं। तो बिजनेस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग के पास एक सोसाइटी हो, एक मार्केट हो, जहाँ पर लोग आते जाते हो, तभी हम अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। व्यवसाय की इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। इस तरह का एक्टिविटी जब हम लोग सोसाइटी में करते हैं तो हम लोग का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता है, क्योंकि कभी हम लोग मान लो बहुत ज़्यादा पैकेट वाला आइटम यूज़ नहीं करते थे, मगर आजकल बहुत सारा पैकेट वाला यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हुए हैं कि बिज़ी हुए हैं, है ना। हम कुछ सामान को पहले अपने घर में तैयार करते थे, फिर हम लोग उसको कंज्यूम करते थे, तो आजकल उतना टाइम नहीं है लोगों के पास। इसका मतलब क्या, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। आज हम लोग पैकेट वाला सामान खोजते हैं कि भाई पैकेट में कुछ है बना हुआ तो दे दो, हम उसको घर में थोड़ा प्रोसेस करेंगे और वो रेडी हो जाएगा। जैसे मैगी,
पहले मैगी तो खाते नहीं थे, मगर हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, हम लोग ज़्यादा व्यस्त हुए हैं, तो ये बहुत सारा घर में काम करके हम लोग बहुत सारा चीज़ से बचते हैं कि हम लोग घर में ना करें वो सब, और व्यापार करें, बिजनेस करें, जॉब करें तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो लिविंग स्टैंडर्ड इस तरह से बढ़ा है। तो बिजनेस का 2 क्लासिफिकेशन है, 2 तरीका से हम लोग बिजनेस को जानते हैं। जो बिजनेस होता है एक बड़ा कंसेप्ट है, उसमें सारा काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसका क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो 2 क्लासिफिकेशन है, मतलब 2 प्रकार के बिजनेस होते हैं। पहला होता है इंडस्ट्री, ठीक है, दूसरा होता है कॉमर्स। अब बारी बारी से इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या है ये हम लोग को समझना होगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है कि आप कोई सामान अगर बनाते हो, निर्माण करते हो, और उसके बाद वो उपभोक्ता के पास जाता है, या फिर कुछ सामान आप ऐसा बनाते हो जो आप प्रोड्यूस किए बट वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं जाएगा, वो फिर किसी बिजनेसमैन के पास जाएगा रॉ मटेरियल के रूप में, फिर वो उससे कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, तब जाके वो कस्टमर तक पहुंचेगा। इसको इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे उद्योग में मुख्य रूप से वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित होती है। मतलब आपको वस्तु का प्रोडक्शन से रिलेटेड काम अगर करते हैं तो वो इंडस्ट्री में आता है। वस्तुओं का उत्पादन अंतिम उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए हो सकता है और अन्य निर्माताओं के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए हो सकता है। अंतिम उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए जो वस्तु बनाई जाती है उन्हें उपभोक्ता वस्तु बोलते हैं, मतलब कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। और अगर अन्य निर्माताओं के लिए आगे उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में काम में लेने के लिए जो वस्तु बनाई जाती है उसे निर्माता वस्तु बोलते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड बोलते हैं। तो इंडस्ट्री में आपको ये दोनों प्रकार के गुड्स को बनाया जाता है जो डायरेक्ट आप कस्टमर को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऐसे भी प्रोडक्ट बनते हैं जो कस्टमर के रूप में कौन आता है, दूसरे मैन्युफैक्चरर लोग आते हैं और वो ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई आयरन एंड स्टील का फैक्ट्री लगाए हैं तो जो रॉड बनता है आयरन का, लोहा का, घर बनाने के लिए, तो वो समझो डायरेक्ट कस्टमर के लिए बन गया, ठीक है। बट ऐसा भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे पेट्रोकेमिकल, जैसे मोमबत्ती बनाने वाली जो कंपनी होती है, तो मोमबत्ती वो बनाता है तो वो मोम नहीं बनाता है, मोम कोई और इंडस्ट्री में बनता है। ये लोग वो मोम का जो पूरा क्यूब खरीदता है और उससे मोमबत्ती बनाता है। तो पहले तो अपने कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए वो तैयार किया कौन, बड़ा जो इंडस्ट्री लगा के रखा है, उससे फिर माल लेके वो दूसरा चीज़ बना रहा है। अब जैसे मान लो मैगी अगर बनता है तो जो मैदा बनता है वो उसका अलग इंडस्ट्री है। अब मैदा से फिर मैगी बनाने वाला कोई अलग लोग हैं। तो एक मैन्युफैक्चर गुड्स जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स होता है, और एक होता है कस्टमर गुड्स, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। आप जो कस्टमर के लिए बनाते हैं वो इंडस्ट्री में डायरेक्ट कस्टमर के पास चला जाता है वो सामान, फिर उसको और कुछ करना नहीं है, वो डायरेक्ट कस्टमर कंज्यूम कर लेता है। और एक गुड्स जो बनाते हैं वो दूसरे इंडस्ट्री वाले उसको यूज़ करते हैं और फिर से उसको कुछ बना के उसका यूटिलिटी को और बढ़ा देते हैं। तो इंडस्ट्री में बेसिकली हम लोग 2 तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इंडस्ट्री और भी मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे अगर तो बहुत तरह का आपको इंडस्ट्री मिलेगा। बेसिकली आपको यहाँ पर इस बुक में आपको 4 तरह का इंडस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगा। पहला एक जेनेटिक इंडस्ट्री है, फिर दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और चौथा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब देखो ये 4 तरह के इंडस्ट्री में पहला जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, जिसको प्राइमरी इंडस्ट्री भी बोलते हैं, जहां पर नेचुरली किसान लोग जो उगाते हैं इसको आपका जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। दूसरा इंडस्ट्री जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इसमें हम लोग खदान मतलब समझते हैं, खान होता है जहाँ से कोयला, सोना, अबरक ये सब खोद के निकालते हैं। तो ये इंडस्ट्री को हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं, जिसमें मछली पकड़ना,
आप जंगल में कोई जानवर का शिकार करते हैं और दवा वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कोबरा वगैरह को पकड़ के कैंसर का दवा बनाते हैं। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ जिसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। थर्ड इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर आप लोहा का, चीनी इंडस्ट्री बोलिए, जूट का इंडस्ट्री बोलिए, आप कपड़े का इंडस्ट्री बोलिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब जो होता है वो ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल हम लोग लेते हैं और उससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम लोग ऑयल इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री से वो जो सीड्स आता है मस्टर्ड का, उसके मदद से हम लोग ऑयल बनाते हैं। तो एक इंडस्ट्री तो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया जहाँ सीड जमीन से उगाया जाता है। दूसरा इंडस्ट्री में वो कहाँ जाता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पर उस सीड से तेल निकाला जाता है और पैकेट में, टीना में तेल को पैक किया जाता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया। और चौथा होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जैसे रोड बनाना, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाना, कॉलेज बनाना, ऑफिस बनाना। तो ये सब क्या है, कंस्ट्रक्शन के काम में आता है। पुल बनाना है ना, डैम बनाना, ये सब कौन सा इंडस्ट्री में आता है, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। अब व्यवसाय मतलब बिजनेस का एक दूसरा पार्ट क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग मतलब बिजनेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सब चीज़ों को कस्टमर तक पहुंचाना, मतलब जो आप सिर्फ ट्रेड का मतलब, व्यापार का मतलब खरीद बिक्री करना है, बट कॉमर्स उससे बड़ा वर्ड होता है जो कि ट्रेड को, बिजनेस को सपोर्ट करता है कि कैसे आप बिजनेस को आगे चलाएंगे। तो कॉमर्स का मतलब क्या, वाणिज्य बोलते हैं। वाणिज्य क्रियाएं उद्योग द्वारा उत्पादन का कार्य पूरा कर लेने के पश्चात प्रारंभ होता है। देखिए समझ में आ रहा है, आप उत्पादन का काम कर चुके हैं, उसके बाद कॉमर्स आता है। प्रोडक्शन कर लिए, अब आपको उसको सर्कुलेट करना है मार्केट में, कस्टमर तक पहुंचाना है, डीलर तक पहुंचाना है, बिजनेस के लिए और फाइनेंस वगैरह का भी जरूरत पड़ता है। तो ये सब कॉमर्स के अंतर्गत आता है। और उपभोक्ता के पास वस्तु पहुंचाने के पश्चात ये काम समाप्त हो जाता है, कॉमर्स का काम समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वाणिज्य उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के बीच की दूरी पाटने का कार्य करती है। मतलब जो उपभोक्ता होता है वो, मान लो कस्टमर जो है कहीं है और जो प्रोड्यूसर है वो और कहीं पर है। तो प्रोड्यूसर तो सामान बनाया, बट कस्टमर कहीं और है, दूर दराज में रहता है। तो इस कड़ी को जोड़ने का काम कौन करता है, कॉमर्स करता है, ठीक है। तो कॉमर्स को भी अगर हम लोग बांटे तो कॉमर्स को हम लोग बेसिकली दो तरह से हम बांट सकते हैं। पहला तो ट्रेड, एक प्रकार है ट्रेड, और दूसरा है एक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब व्यापार का सहायक क्रिया, मतलब बिजनेस को करने के लिए जो सपोर्टिंग हैंड होता है उसको हम लोग एक तरह का कॉमर्स बोलते हैं। और एक तरह का कॉमर्स मतलब खरीद बिक्री करना होता है, ठीक है। तो जो ट्रेड होता है वो, उसका मीनिंग क्या होता है, सामान्यतः व्यापार से ऐसी वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। ट्रेड का मतलब क्या हुआ, एक वस्तु खरीदो, दूसरा वस्तु दूसरों लोगों के पास बेच दो, ये ट्रेड होता है, ठीक है। क्रय विक्रय का उद्देश्य पारस्परिक लाभ कमाना होता है। जो भी ट्रेड करते हैं उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। एक क्रेता किसी वस्तु को उसी अवस्था में खरीदता है जबकि उसे उस वस्तु के क्रय से संतोष अथवा उपयोगिता प्राप्त होती है। जो भी वस्तु आप बाजार में, आप एक कस्टमर बन जाइए और अपना ज़रूरत का सामान कुछ मार्केट से खरीदने के लिए चले जाइए, तो आप वही सामान खरीदेंगे जिसमें आपको यूटिलिटी मिलेगा, जिसमें आपको उपयोगिता मिलेगा, जिसको आपको मतलब खाने का चीज़ लीजिएगा तो आपको उसमें एनर्जी मिलेगा। आप अगर कुछ यूज़ करने का चीज़ लेंगे तो उससे भी आपको यूटिलिटी मिलेगा। ठंड में आप स्वेटर खरीदते हैं तो उससे आपको यूटिलिटी मिलता है कि आपको शरीर गर्म रखता है। तो ये सब प्रोडक्ट को यूज़ करता है ग्राहक, कैसे, क्यों करता है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ उसको उपयोगिता मिलता है, यूटिलिटी मिलता है। तो ट्रेड को भी हम लोग कुछ हिस्सा में बांट सकते हैं, ठीक है। ट्रेड मतलब व्यापार, एक व्यवसाय होता है जिसको बिजनेस बोलते हैं। यहाँ ट्रेड का बात कर रहे हैं जहाँ पर व्यापार बोलते हैं। व्यापार को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, एक देसी व्यापार
और एक विदेशी व्यापार। मतलब देश के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं तो देशी व्यापार हो गया, और अगर देश के बाहर आप बिजनेस कर रहे हैं तो विदेशी व्यापार हो गया। तो देश के भीतर अगर हम लोग व्यापार कर रहे हैं तो वस्तु का क्रय विक्रय दोनों एक ही देश में रहते हो तो उसके बीच हुआ व्यापार देशी व्यापार कहलाता है। मतलब जो क्रेता है वो भी देश के अंदर ही है, अब विक्रेता भी कहाँ रहता है, देश में ही रहता है, मतलब एक ही कंट्री में रहता है, तो इसको देशी व्यापार बोलते हैं। अब देशी व्यापार को अगर एक्सप्लेन करने जाएं तो इसका भी बहुत सारा प्रकार होता है। पहला स्थानीय व्यापार। देश के अंदर 3 तरह का व्यापार होता है। क्या होता है? स्थानीय व्यापार, राज्य व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार। ठीक है। स्थानीय व्यापार का मतलब क्या हुआ? जो आप लोकल मार्केट में आप सामान को बेचते हैं और खरीदते हैं। जैसे ऐसा कुछ सामान है जो कि लोकल मार्केट में ही खरीदा जाता है, बनाया जाता है और लोकल मार्केट में ही उसको बेच दिया जाता है। जैसे साग सब्जी आपको लोकल किसी एरिया से आता है और लोकल मार्केट में ही बिकता है। यहाँ जो हम लोग अगर झारखंड में कुछ सब्जी उगाते हैं तो वो कन्याकुमारी में ले जाकर नहीं बेचा जा सकता है, क्योंकि उतना दिन 2 दिन 3 दिन लगेगा जाने में, तब तक तो खराब हो जाएगा। तो ये लोकल मार्केट में ही ट्रेड किया जाता है, इसको लोकल मार्केट बोलते हैं या फिर स्थानीय बाजार बोलते हैं। राजकीय बाजार किसको बोलते हैं? राजकीय बाजार से ऐसे व्यापार से है जो किसी राज्य विशेष तक ही सीमित होते हैं। उदाहरण के लिए बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर आदि नगरों के बीच का व्यापार राजस्थान राज्य की सीमा के अंदर होने के कारण राज्य व्यापार बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग झारखंड में रहते हैं तो झारखंड के अंदर जो भी जगह है, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, जमशेदपुर, ये सब झारखंड के अंदर ही है। तो हम लोग यहाँ से अगर इस एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम बिजनेस करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? राज्य व्यापार बोलते हैं। ठीक है। स्टेट ट्रेड बिजनेस कहाँ होता है? स्टेट के अंदर में होता है। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ऐसे व्यापार से है जो एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के बीच में होते हैं। जैसे झारखंड से बंगाल में बिजनेस हो रहा है, बंगाल से उड़ीसा में बिजनेस हो रहा है, और राजस्थान से यूपी में बिजनेस हो रहा है, पंजाब से आपका हरियाणा, चंडीगढ़, ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। पंजाब से आप मान लो चले गए हैदराबाद, बिजनेस कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है, तो इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नहीं बोल रहे हैं, अंदर राज्य व्यापार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फिर तो दूसरा हो गया, इंटरनेशनल हो गया, है ना। ये इंटर स्टेट बोल रहे हैं। एक ही स्टेट के, एक ही देश के अंदर बहुत सारा स्टेट है, उसके बीच में जब बिजनेस होता है तो इसको अंतर्राज्यीय स्टेट व्यापार बोलते हैं। ठीक है। और एक विदेशी व्यापार हो गया। तो विदेशी व्यापार का मतलब क्या होता है? जो एक देश से दूसरे देश में हम लोग बिजनेस करते हैं। जैसे इंडिया से नेपाल में बिजनेस हो रहा है, जैसे नेपाल से मान लो ताइवान में बिजनेस हो रहा है, दुबई से मान लो अमेरिका में बिजनेस हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस जब होता है तो इसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, मतलब विदेशी व्यापार बोलते हैं। विदेशी व्यापार को भी हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। एक इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, और एक तीसरा होता है एंट्रोपोर्ट करना। ठीक है। इंपोर्ट का मतलब एक देश किसी दूसरे देश से माल मंगाता है। ठीक है, ये इंपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ? एक देश से दूसरे देश में माल भेजा जाता है। ठीक है। इंपोर्टर जो कंट्री होता है उसका ग्रोथ बहुत कम होता है, क्योंकि वो खाली इंपोर्ट करेगा तो फिर मतलब दूसरे देश पर निर्भर है हम लोग। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपका ग्रोथ जल्दी होगा, क्योंकि आप अपना सामान को विदेश में बेचते हैं और विदेशी धन अपने देश में लाते हैं, तो इसको एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। और एक इंट्रोपोर्ट मतलब होता है कि एक देश का व्यक्ति बहुत चालाक है, बिजनेसमैन बहुत चालाक है, एक देश से माल मंगा रहा है और दूसरे देश में बेच दे रहा है, बीच में कमीशन या प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब अपना देश का सामान है कि नहीं है? नहीं है। अपना देश में बेच रहे कि नहीं बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे हैं। तो क्या करते हो? आप किसी दूसरे कंट्री से माल मंगाएं, सपोज दैट नेपाल से माल मंगा लिए और इसको बेच दिए कहाँ? दूसरे किसी कंट्री में, जैसे श्रीलंका में बेच दिए। तो एक कंट्री से लिए और दूसरे कंट्री में बेच दिए, इसको बोलते हैं इंट्रोपोर्ट। ठीक है। ट्रेड का एक दूसरा जो
क्लासिफिकेशन था वो था एक्सेलरीज टू ट्रेड। एक्सेलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है कि ट्रेड जो बिजनेस जो हम लोग करते हैं उसको सहायता पहुंचाने वाला एक्टिविटी। अगर आप बिजनेस करते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी ट्रांसपोर्ट वाले के ऊपर डिपेंड करोगे या नहीं करोगे। आप अगर कोई चीज़ का मैन्युफैक्चर करोगे तो मैन्युफैक्चर करने के दरमियान में जो रॉ मटेरियल आएगा वो किसी दूसरे जगह से आएगा, दूसरे राज्य से आएगा या दूसरे कंट्री से भी आता है रॉ मटेरियल, तो वो आपको कहीं ना कहीं दूसरे किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह से माल अपने से आप अपना गाड़ी खरीद के लाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि गाड़ी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और आपका अच्छा खासा पैसा फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा आपको, और वो ट्रांसपोर्ट कंपनी भी नहीं है आपका जो आप उस ट्रक को अपने से चलवा सकेंगे, क्योंकि आपका तो बिजनेस मैन्युफैक्चर करने का है ना। तो आप दूसरे तरह का बिजनेस को अपने आप में अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। तो आपको क्या करना होगा, भाड़ा में ही आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह लेना होगा। अब बड़ा बिजनेस जब होता है तो रिस्क ज़्यादा होता है कि कम होता है? ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है कि आप रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी का सहारा लेते हैं, तो ये भी आपको सहायता पहुंचाता है बिजनेस करने के लिए। तो ट्रेड के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कुछ एक्सेलरीज हो हमारे देश में जो आपको बिजनेस करने में सहायता पहुंचाता है। ठीक है, तो एक्सेलरीज ऑफ ट्रेड का मतलब क्या हुआ, वाणिज्य में व्यापार के साथ साथ व्यापार में सहायक क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। अगर ये सहायक क्रिया हम लोग को सपोर्ट नहीं करे तो आप खुले तौर पर बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बड़ा बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, रिस्क नहीं उठा पाएंगे, तो फिर बड़ा बिजनेस नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा, आपका भी ग्रोथ नहीं होगा तो देश का भी ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए बड़ा बड़ा बिजनेस के लिए तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मगर रिस्क उठाने के लिए कोई अगर तैयार हो जाए, आपका जो भी काम है वो दूसरे लोग करने के लिए तैयार हो जाए, बदले में आपको कुछ पे करना पड़े, तो आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा, आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगा। तो वस्तुओं के वितरण में आने वाले वैयक्तिक की समस्या व्यापार द्वारा हल किए जाती है, और अन्य समस्याओं जैसे समय, स्थान, जोखिम आदि व्यापार में सहायक क्रियाओं द्वारा दूर किया जाता है। व्यापार में सहायक क्रियाओं में यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट, बैंक मतलब जो पैसा आपको फाइनेंस के रूप में देता है, आपका जो पैसा सुरक्षित रख देता है, तो ये बैंक होता है, बीमा, गोदाम या फिर टेलीफोन, इंटरनेट, इसके मदद से हम लोग बड़ा बड़ा बिजनेस कर पाते हैं और बिजनेस को अच्छे से जल्दी से प्रमोट कर पाते हैं हम लोग। तो ये एक्सेलरीज ऑफ ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो ट्रेड का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि व्यवसाय का कार्य क्या है, मतलब एक बिजनेस है उसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है, मतलब एक बिजनेस है तो उसका क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बिजनेस होता है उत्पादन एवं निर्माण का कार्य करती है। बिजनेस है तभी हम लोग का यहाँ प्रोडक्शन होता है। एक किसान अपने घर के लिए जो अनाज उगाता है वो तो घर में खा लेता है। अगर सब किसान ऐसा सोचे तो क्या देश का सभी आदमी को अनाज मिलेगा? इसका मतलब किसान के मन में भी कहीं व्यवसाय का जन्म हुआ है, और सिर्फ अपने लिए अनाज नहीं उगाता है, वो इतना अनाज उगाना चाहता है कि वो अपने खाकर कुछ बाजार में बेच सके। तो कहीं न कहीं एक किसान भी क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो पहला आपका जो फंक्शन है वो उत्पादन और निर्माण करना। जब हम लोग समाज में रहते हैं और कोई चीज़ का उत्पादन करते हैं तो डेफिनेटली वो अपने लिए ही सिर्फ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अपना जीविका चलाने के लिए लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो उत्पादन करना क्या है, बिजनेस है, इसका फंक्शन है। फाइनेंस जो होता है, वित्तीय का जो हम लोग का फैसिलिटीज़ मिलता है बाज़ार में बैंक के माध्यम से या प्राइवेट फाइनेंसर के माध्यम से, तो ये भी एक क्या है, बिजनेस है, वो भी एक काम है जो व्यापार में होता है। बहुत सारी कंपनी के क्या काम है, लोन देना और इंटरेस्ट कम, तो ये भी तो व्यवसाय है। तो वित्तीय व्यवसाय का जीवन रक्त है। हम लोग ये भी जानते हैं कि एक जो पैसा जो होता है ना, किसी भी बिजनेस का ब्लड का काम करता है,
और अगर वो नहीं रहेगा तो वो समझो कि इंसान का जो हाल होने वाला है ब्लड के अभाव में, वो बिजनेस का भी वही होने वाला, मतलब बिजनेस चौपट हो जाएगा। ठीक है। व्यवसाय का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य व्यवसाय के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त की व्यवस्था करना है। ये भी काम किसका है? फाइनेंस का जुगाड़ करना किसका काम है? व्यापार का काम है, बिजनेस का काम है। ठीक है। थर्ड है सेल। बिजनेस का एक और काम क्या है? जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर किए हैं या फिर जो प्रोडक्ट आप परचेज किए हैं उसको बेचना है, तभी तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा। तो एक काम क्या है? सेल करना, परचेजिंग करना। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो रॉ मटेरियल परचेज करना है, अगर आप ट्रेडर है तो आपको फिनिश गुड प्रोडक्ट परचेज करना है और बाजार में बेचना है। तो परचेजिंग करना भी एक काम है। बिजनेस करते हो तो अकाउंटिंग करना भी एक काम है, क्योंकि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना इनकम टैक्स भरना है हमको, ये सब चीज़ों की जानकारी कैसे होगा? अकाउंट्स रखना पड़ेगा आपको। अकाउंट्स में आपको वो सारा हिसाब पता चल जाएगा कि साल में कितना सेल किए, कितना परचेस किए, कितना डायरेक्ट एक्सपेंस किए, कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए, और ओवरऑल हमको रिजल्ट के रूप में नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है। उसके बाद हम उसको एप्रोप्रिएशन करते हैं कि इनकम टैक्स कितना भरना है और प्रॉफिट को रिजर्व कितना करना है और किस तरह से हम लोग शेयर का डिविडेंड देंगे और बिजनेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का वो कैसे करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग करेंगे तभी तो पता चलेगा। और नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो बिजनेस में स्टाफ की ज़रूरत पड़ता है, कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ता है, उसका भर्ती करना, उसको तनख्वाह देना, उसको टाइम टाइम से प्रमोशन करना, उसको ट्रेनिंग देना, ये सब भी बिजनेस का ही एक्टिविटी है और बिजनेस का ही फंक्शन होता है। ठीक है। एक ऑफिस डेवलप करना, बिजनेस करना है तो आपको एक ऐसा ऑफिस बनाना है जहां पर कस्टमर और सप्लायर आके आपसे बातचीत कर सके, डील कर सके और ट्रांजैक्शन को प्रमोट कर सके। एक और फंक्शन है आपका बिजनेस में इंजीनियरिंग करना। ठीक है। यह कार्य भी व्यवसाय की स्थापना के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है, जो व्यवसाय के जीवन पर्याप्त निरंतर चलता रहता है। इंजीनियरिंग का जो काम है वो चलता रहता है। आधुनिक व्यवसाय के इस इंजीनियरिंग कार्य को पुनः निम्न दो भागों में बांटा गया है: उत्पादन डिजाइनिंग और संयंत्र इंजीनियरिंग। मतलब आप समझो प्रोडक्शन करते हैं ना, तो आपको प्रोडक्ट का पहले डिज़ाइन बनाना होगा कि क्या प्रोडक्ट हमको बनाना है, तो उसमें एक तरह का इंजीनियरिंग यूज़ होता है। और दूसरा, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कैसा मैकेनिकल यूज़ होता है, तो उसके लिए भी हम लोग को इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो मैकेनिकल इंजीनियर आता है और आपको आजकल मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत डिमांड है, क्योंकि वो लोग नया नया प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन भी डेवलप करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट भी सामने आता है निकल के कि ये प्रोडक्ट पर हम काम कर सकते हैं, और उस काम को करने के लिए एक मशीन चाहिए, तो मशीन भी प्रोवाइड करता है इंजीनियर लोग। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या काम है? सॉफ्टवेयर बनाना। मगर अगर बिजनेस कर रहे हैं आप तो कहीं ना कहीं तो मशीन का यूज़ होता ही है। वो मशीन कहाँ से आता है? सोचने वाली बात है। मैकेनिकल इंजीनियर बनाते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियर क्या करता है? नया नया प्रोडक्ट का इन्वेंशन करता है, नया नया मशीन का इन्वेंशन करता है, ताकि सोसाइटी में ये सारा चीज़ इजी वे में बन भी सके और पब्लिक को सस्ता रेट में मिल भी सके। ठीक है। बिजनेस का कुछ इम्पोर्टेंस है, जो आज का टॉपिक जो है वो लास्ट टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ बिजनेस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस जो बोल लीजिए। तो क्या आपको क्या लगता है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है या नहीं है हम लोग के देश के लिए, है ना? तो आधुनिक युग में व्यवसाय किसी भी राष्ट्र का आर्थिक प्रगति का आधार माना जाता है। सही है ना? अगर बिजनेस नहीं रहे तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। आप सरकारी नौकरी करके देश का विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी करेंगे तो सरकार को तो पैसा ही बांटना है, तो कमाएगा कहाँ से? जब तक बिजनेस नहीं होगा, टैक्स वसूल नहीं करेंगे, तो तब तक तो हम लोग बिजनेस मतलब देश को हम लोग रेवेन्यू जनरेट होगा ही नहीं। तो बिजनेस इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये हम लोग यही बात पढ़ रहे हैं कि हम लोग के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर है तो एडवांटेज क्या है,
तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप इंपॉर्टेंस आए तो भी आपको यही आंसर लिखना है, और एडवांटेज अगर आएगा तो भी आपको यही आंसर लिखना है, क्योंकि सारा बात क्या है, सेम ही है। तो पहला है कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। अगर बिजनेसमैन है तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जो खेत से, जमीन से, पेड़ पौधा से जो आपको मिला, ये क्या है, नेचुरली मिला। अब इसको हम लोग बेच के पैसा कमा लेते हैं। तो अगर नेचुरल चीज जो आपके पास है, अगर आप उसको बेच नहीं पाते हो तो क्या रेवेन्यू जनरेट करना कितना मुश्किल काम होगा, समझ रहे हैं। जो भगवान दिया, आपका पेड़ में आ गया फूल, आपके पेड़ में आ गया फल, आप उसको बेच के पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग करके कैसे कमाएंगे। तो सबसे पहला तो होना चाहिए देश के अंदर कि जो भी हम लोग के पास नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हम लोग यूज करें। हम लोग को जो मिला है भगवान के तरफ से, तो उसको पहले इस्तेमाल करें। जैसे बहुत सारे जो ऑयल वाली कंट्री है, उन लोग को भगवान क्या दिया, ऑयल दिया। ऑयल कुआं से निकालता है, बेचता है, तो उसका प्राकृतिक संसाधन है ना। उसको यूज करके वो क्या कर रहा है, अमीर बन रहा है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस है बिजनेस करने के लिए, मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सके हम लोग। अगर कोई बिजनेसमैन है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में 100 आदमी को काम दिया हुआ है, तो 100 आदमी का यूज कर तो रहा है। अगर कोई बिजनेसमैन नहीं रहता तो लेबर लोग को, इंजीनियर लोग को, या फिर स्किल्ड पर्सन को जॉब कहाँ से मिलता। सरकार सबको थोड़ी ना जॉब दे पाएगा। तो जो मानव संसाधन है अपने पास, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग का जो राज्य है, भारत राज्य, भारत जो देश है, ये आज युवा भारत बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात का चर्चा करते हैं कि हमारा देश युवा है, क्योंकि यहाँ का जो आबादी है लगभग 50% युवा है, मतलब जवान लड़का लोग है। 24 ईयर्स या 30 ईयर्स से कम एज वाले लोग ज़्यादा हैं। तो इस तरह का अगर सिचुएशन रहेगा तो ये सब लोगों को अगर जॉब मिलेगा तो ज़्यादा काम करेंगे ना। ज़्यादा एज वाला लोग तो कम काम कर पाएंगे, उसका एफर्ट कम होगा। इसलिए जो हम लोग के पास मानवीय संसाधन है, जो उसको हम लोग यूज कर सके, ये इम्पोर्टेंट है। अगर बिजनेस होता है तो यूज भी होगा। बिजनेस अगर हम लोग करेंगे देश के अंदर, तो राजस्व मतलब जो रेवेन्यू होता है कंट्री को चलाने के लिए, जो पैसा आता है सरकार के पास, ये ज़्यादा आएगा। क्योंकि बिजनेस ज़्यादा होगा तो टैक्स भी ज़्यादा आएगा, रोटेशन ज़्यादा होगा, हर चीज़ का मोबिलिटी ज़्यादा होगा, यूटिलाइजेशन कर पाएंगे हर एक चीज़ का, कोई चीज़ फालतू पड़ा हुआ नहीं रहेगा देश के अंदर, तो रेवेन्यू क्या होगा, ज़्यादा आएगा। जीवन स्तर में वृद्धि। जीवन स्तर में वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस अगर आपका फला फूला है पूरा देश में, तो हर एक आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छे जगहों में रहेगा, एकोमोडेशन उसका अच्छा होगा। ठीक है। तो ये आपका बिजनेस का लाभ है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या होता है, चेंज हो जाता है। लोगों की सुख सुविधा में वृद्धि होता है। अगर आप बिजनेस है, आपका पूरा देश में बढ़िया बिजनेस चलता है, लोग मतलब अच्छा ट्रेड कर पाते हैं, तो आपका जो सुख सुविधा है एक आदमी का, वो बढ़ेगा। पहले तो पंखा भी यूज़ नहीं कर पाते थे गांव के लोग, है ना। बिजनेस थोड़ा बढ़ा है, रोड रास्ता बन गया, तो गांव में भी बिजनेस फला फूला, तो गांव के लोग भी अब एयर कंडीशन, फैन वगैरह यूज़ करते हैं, जो लग्जरियस आइटम है। ठीक है। आधुनिक, अधिकतम, श्रेष्ठतम, सस्ता व टिकाऊ उत्पाद। अगर बिजनेस है तो आपको सस्ता सामान मिलेगा, आपको जो मतलब टिकाऊ का मतलब होता है जो ज़्यादा समय तक आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, तो वैसा वस्तु आपको मिलेगा। ठीक है। सस्ता मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। अगर एक ही बिजनेसमैन है, आप सपोज दैट कि आप किसी गांव में रहते हो, ठीक है, और वहाँ एक ही दुकान है, तो क्या करेगा वो दुकानदार आपका, बताइए, खून चूस लेगा। क्योंकि एक ही दुकान है, जो सामान 10 रुपये किलो बिकना चाहिए वो 15 रुपये किलो बेचेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर उसी गांव में अगर 4-5 दुकान और खुल जाए तो क्या होगा, सस्ता मिलेगा, टिकाऊ भी मिलेगा।
क्योंकि वो सस्ता सामान खरीद के लाके घटिया सामान आपको बेचता था ज़्यादा दाम में। अब तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर वो बढ़िया सामान नहीं देगा तो दूसरा दुकान में चले जाएंगे हम। तो ये बिज़नेस का एक क्या है, मेरिट है कि लोगों को अच्छा सामान मिलता है, टिकाऊ सामान मिलता है और सस्ता भी मिल जाता है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि उत्पादन में विशिष्टीकरण हो जाता है। मतलब जो प्रोडक्शन का काम होता है ना, उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति को जो काम आता है उसको वही काम देके काम कराया जाता है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मतलब बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। अब जिसको जो काम आता नहीं है उससे वो काम कराएंगे तो वो तो कर ही नहीं पाएगा, आपका पैसा वेस्ट होगा। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोग कोई भी व्यवसाय करते हैं तो प्रोडक्शन का जो काम होता है उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है, विशिष्टीकरण आ जाता है। और एक लास्ट मेरिट है अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग करना। आप अगर कोई चीज़ का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर लेते हैं तो उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस है। आप वो सामान किसी दूसरी जगह में भेज देंगे। पंजाब के साथ ये हर साल होता है। जो पंजाब है पूरा गेहूं का उत्पादन करता है, तो वो तो खाने भर नहीं करता है, वो इतना ज़्यादा कर लेता है कि उसको दूसरे स्टेट में उसको बेचना पड़ता है। तो यूज़ हो रहा है ना प्रोडक्ट का, बिजनेस हो रहा है तभी तो। क्योंकि अगर बिजनेस हो रहा है तो एक्सिलरी ऑफ ट्रेड भी है। एक्सिलरी ऑफ ट्रेड का क्या काम होता है? सहायता पहुंचाना बिजनेस का। तो पंजाब का गेहूं धनबाद या फिर झारखंड, बिहार, यूपी कैसे पहुंचेगा? वहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है प्रोडक्शन, उसको हम लोग उठा के दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो ये क्या है? मेरिट है। बिजनेस एक तरह का बिजनेस है कि लोग वहाँ से यहाँ खाली पहुँचाने का काम करते हैं ट्रक रख के, तो ये भी तो एक बिजनेस है। ठीक है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट था, इन बिजनेस का लाभ था, इम्पोर्टेंस था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू। ये दूसरा चैप्टर है आपका, ये मेजर पेपर 2 का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप उसको अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ अगर समझना है या कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।